Good afternoon, everybody. So let's continue. So in last class we were discussing various types of half cells, correct? And I think we had done the first two types of half cells, metal ion and gas ion. Correct? ये दो कर लिए थे. Today first let's write rules for notation. तो गैल्वेनिक सेल को पेपर पे कैसे लिखेंगे, पूरा डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे. एक गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, करेक्ट? जिंक कॉपर वाला. ओके. अब उसमें एक तो तरीका है वो पूरा डायग्राम बनाए, जिंक का हाफ सेल, कॉपर का हाफ सेल, करेक्ट, सॉल्ट ब्रिज, वो सब दिखाए. और एक दूसरा तरीका होता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में पेपर में लिखने का, एंड दैट इज कॉल्ड एज नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. तो उसके क्या रूल्स होते हैं वो लिख लेते हैं पहले. तो फर्स्ट पॉइंट, तो एनोड को हमेशा हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे, कैथोड को राइट में. ठीक है? और इलेक्ट्रोड्स आर रिटेन एट एक्सट्रीम्स. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? वो जो मेटल की प्लेट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको लिखा जाएगा एक्सट्रीम पे. ओके. डिफरेंट फेज की स्पीशीज है, तो उनको हम लोग सेपरेट करेंगे बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन. ऐसी एक सिंगल वर्टिकल लाइन बना के उनको सेपरेट करते हैं. और सेम फेज की स्पीशीज को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से. क्या? तो डिफरेंट फेज की स्पीशीज सिंगल वर्टिकल लाइन, सेम फेज की स्पीशीज के बीच में कॉमा. और लास्ट सॉल्ट ब्रिज को हम लोग डिनोट करते हैं डबल वर्टिकल लाइन से. हो गया इतना नोट? 2 minutes. 1 sec, sir.
तो टाइप्स ऑफ sir. हाफ सेल में हम लोग ने सिर्फ 2 ही लिखा है और 2 है, राइट? कोई लिखा है, आज लिखेंगे बाकी, डोंट वरी। ये नोट कर लिया? Yes, sir. तो देखो लास्ट क्लास में जो हाफ सेल सॉरी गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने किया था, कौन सा किया था? जिंक कॉपर, Yes, sir. कॉपर आयंस का इधर सोल्यूशन, जिंक आयंस का इधर सोल्यूशन। इसमें जिंक की प्लेट, इसमें कॉपर की प्लेट, इनको वायर से कनेक्ट किया और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, करेक्ट? Yes, sir. हमने लास्ट क्लास में बनाया था। जिंक कॉपर सेल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज, ये बहुत कॉमन सेल है एंड इसका नेम इज गैलियम सेल। ओके, तो अब इसको नोटेशन इसकी कैसे लिखेंगे? इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है? एनोड इज जिंक वाला पार्ट एनोड है, ये कैथोड है, करेक्ट? तो सॉल्ट ब्रिज को हम डिनोट करते हैं डबल वर्टिकल लाइन से। सॉल्ट ब्रिज के राइट में कैथोड लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड लिखेंगे। अब राइट में भी राइट एक्सट्रीम पे कैथोड की प्लेट, तो कैथोड की प्लेट है एक सॉलिड कॉपर की प्लेट, ये राइट एक्सट्रीम हो गया सेल का। और सिमिलरली एनोड की जो प्लेट है वो लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, सॉलिड जिंक की प्लेट। अब कॉपर की प्लेट किससे कांटेक्ट में है? कॉपर आयन के सॉल्यूशन से। एंड कॉपर सॉलिड और एक्वस कॉपर आयन, दीज आर डिफरेंट फेजेस। तो किससे सेपरेट करेंगे हम इन दो स्पीशीज को? सिंगल वर्टिकल लाइन। और यहां हम लिखेंगे Cu2 प्लस एक्वस। Cu2 प्लस एक्वस और किससे कांटेक्ट में है? सॉल्ट ब्रिज से। तो ये वो सॉल्ट ब्रिज वाली लाइन आ गई। सॉल्ट ब्रिज का दूसरा एंड किससे कांटेक्ट में है? Zn2 प्लस एक्वस, और वो जिंक प्लेट से डिफरेंट फेज में। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ Daniell सेल। क्लियर? Yes, sir. चलो नोट कर लो इसको। सेम फेस। हो गया? Yes, sir. So 1 minute. तो अब जरा वापस आओ लास्ट क्लास पे और पहला हाफ सेल याद करो। पहला वाला हम लोगों ने हाफ सेल कौन सा डिस्कस किया था? मेटल आयन। करेक्ट? कैसे बना रहे थे मेटल आयन हाफ सेल हम लोग? किसी भी मेटल की प्लेट ली, उसको उसी के आयन्स के सॉल्यूशन में डिप किया, करेक्ट? अब ये हाफ सेल कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है, एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो एज एनोड इसमें रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब M will go to Mn plus and N इलेक्ट्रॉन। तो इसका नोटेशन अब कैसे लिखेंगे? अगर ये हाफ सेल एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखा जाएगा।
और इस हाफ सेल में इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड एम की प्लेट, एम सॉलिड, एक सिंगल लाइन Mn प्लस एक्वस, जैसे आपने ये जिंक वाला लिखा हुआ है। इस गैल्वेनिक सेल में जिंक इज एग्जांपल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल, और एज एनोड हमने इसको ऐसे लिखा। बट यही हाफ सेल अगर कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एज कैथोड। इसमें रिएक्शन होगा, Mn प्लस एंड n इलेक्ट्रॉन गो टू M, और तब हम इसको सॉल्ट ब्रिज के राइट में लिखेंगे, जैसे कॉपर वाले को लिखा है, Mn प्लस एक्वस M सॉलिड। ठीक है, तो मेटल आयन हाफ सेल का नोटेशन क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. कैथोड, अगर जब भी वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, और जब वो एनोड की तरह एक्ट करेगा तब कैसे लिखेंगे। ओके, नोट कर लिया। 2 minutes, sir. 2 minutes, sir. Yes, sir. तो डैनियल सेल क्या है? इसका नाम है, जिंक कॉपर वाले गैल्वेनिक सेल का नाम डैनियल सेल होता है। ठीक है, Sir, can you go to the previous slide for just 1 second? Yeah, sir, thank you. okay. Similarly, the second type of half cell we discussed in last class was gas ion half cell. क्या एग्जाम्पल लिया था इसका हम लोगों ने, हाइड्रोजन से, करेक्ट। तो कैसे बनाया था ये हाफ सेल, H प्लस आयंस का सॉल्यूशन लिया था, प्लैटिनम की प्लेट ली थी, उस पे हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब कराया था। Yes. तो एज कैथोड क्या रिएक्शन होगा इसमें, 2H plus 2 electron goes to H2, correct? Yes, sir. अब इसका नोटेशन देखो कैसे करेंगे। एज कैथोड तो हमें इसको सॉल्ट ब्रिज के राइट में लिखना है, और एक्सट्रीम पे क्या आना चाहिए, प्लेट। प्लेट किसकी है, प्लैटिनम। Platinum. तो सॉलिड प्लैटिनम इधर आ गया, और सॉल्ट ब्रिज के जस्ट आगे क्या आना चाहिए, वो चीज जो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्शन में हो, और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्शन में हमेशा सोल्यूशन होगा। H plus. सोल्यूशन किस चीज का, H प्लस H। वो किससे कांटेक्ट में है, हाइड्रोजन गैस जो प्लैटिनम प्लेट के ऊपर एब्सॉर्ब्ड है। हाइड्रोजन गैस और H प्लस एक्वस अलग फेस, और हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम प्लेट के ऊपर, और वो भी अलग फेस। तो इस तरह डिनोट होगा, H प्लस सिंगल लाइन, H2 सिंगल लाइन, Pt सॉलिड। और सिमिलरली एज एनोड कैसे डिनोट होगा ये, अब रिएक्शन होता है, H2 goes to 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन्स,
तो आप ठीक उल्टा, Kt सॉलिड, सिंगल लाइन H2 गैस, सिंगल लाइन H प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज। ठीक है सर वो H2 गैस और H प्लस एक्वस का ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हो, सॉल्ट ब्रिज के बगल में तो तुम्हें वही चीज लिख रही है जो सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में है। सॉल्ट ब्रिज तो यहाँ ऐसे आ रहा होगा ना, यस सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में H2 गैस नहीं है, सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में सिर्फ H प्लस आयंस है। ओके सर आप बता सकते हैं कि एनोड का कैसे आया वापस? एनोड में ऑक्सीडेशन होती, एनोड को सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखोगे यस सर। और लेफ्ट एक्सट्रीम पे प्लेट आएगी। अच्छा ओके, फिर गैस और ओके समझ गया। चले आगे। थर्ड टाइप ऑफ हाफ सेल आज शुरू करते हो। वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ हाफ सेल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें जब न्यूमेरिकल आएगा तो इलेक्ट्रो के न्यूमेरिकल में आयनिक साथ में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज मेटल insoluble salt and iron half cell। तो इसका डिस्कशन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मान लो हमें सिल्वर का हाफ सेल बनाना है, करेक्ट? सिल्वर मेटल है, कैसे बनाएंगे हाफ सेल? भाई सिल्वर की प्लेट ले ली, वो तो आराम से मिल जाएगी हमें सिल्वर की प्लेट। अब हमें इसको डिप करना है Ag प्लस के सोल्यूशन में, करेक्ट? Ag प्लस का सोल्यूशन कैसे बनाए? पानी में सिल्वर का कोई सॉल्ट डालना है। मान लो हमें जो सॉल्ट दिया गया सिल्वर का वो दिया गया AgCl। AgNO3 दिया होता तो हम आराम से डिसॉल्व करके Ag प्लस का सोल्यूशन बना लेते और सिल्वर का हमें मेटल आयन टाइप का हाफ सेल मिल जाता। यस लेकिन हमें जो सॉल्ट दे दिया गया, हमें AgNO3 दे दिया गया, हमसे कहा तुम AgCl से ही बनाओ हाफ सेल। अब AgCl है इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल मतलब स्पेरिकली सॉल्युबल, के Sp वैल्यू बहुत कम है। तो अगर हम इस पानी में AgCl डालेंगे तो हार्डली 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर डिसॉल्व होगा और बाकी AgCl यहाँ नीचे गिर पड़ेगा, सेडिमेंट हो जाएगा और इतना कम Ag प्लस की मोलैरिटी लेके गैल्वेनिक सेल बनने वाले हैं। सेल्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए हमें सब्सटैंशियल मोलैरिटीज चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर जब हम फंस जाए कि जो सॉल्ट हमें दिया गया है दैट इज नॉट सॉल्युबल, दैट इज वेरी लेस सॉल्युबल, तब हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल। तो इसमें कैसे बनाएंगे हाफ सेल को? देखो प्लेट तो हम लोग लेते हैं सिल्वर की, करेक्ट? सिल्वर की प्लेट लेंगे और सॉल्ट कौन सा दिया है? AgCl। उस सॉल्ट को हम जेल में मिक्स करेंगे और उस जेल को इस सिल्वर प्लेट के ऊपर कोट कर देंगे, पार्शियली, पूरी प्लेट को नहीं, सब पार्ट ऑफ प्लेट वी विल कोट। तो दिस इज अ जेल कोटेड। सर आप माइक लगा सकते हो क्या प्लीज? माइक लगा है बेटा, सिर्फ तुम्हारे अकोला के दूसरे रूम में तो दिक्कत नहीं होती है।
सिर्फ तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम होती है, हैं? तो दिस इज जेल कोटिंग हैविंग AgCl, और इस इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो एनायन है Cl, उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो Cl माइनस मेटल की प्लेट, इनसॉल्युबल सॉल्ट जेल कोटिंग में, एनायन सॉल्यूशन में। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। क्यों करते हैं अब इस तरह से कंस्ट्रक्ट, इसकी थोड़ा सा रीजनिंग और लॉजिक समझे थोड़ा। अब ये हाफ सेल अगर एनोड की तरह एक्ट किया एज एनोड, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इस प्लेट पे Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट AgCl में Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो Ag को क्या बनाना है? AgCl, ये हाफ रिएक्शन होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा। क्लोरीन किस फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारे पास? Cl-, तो यहाँ Cl-, और यहाँ एक चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एनोड की तरह एक्ट करता है तो रिएक्टेंट्स क्या क्या है? सिल्वर की एटम और क्लोराइड के आयंस। तो सिल्वर की प्लेट और क्लोराइड के आयंस के बीच कांटेक्ट होना चाहिए। तो अगर इस प्लेट को पूरा कोट कर देते तो सिल्वर की प्लेट और क्लोराइड के आयंस के बीच कांटेक्ट नहीं रह जाता। करेक्ट? समझ में आया? यस सर। और अगर ये एनोड की, सॉरी, अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगा? एज कैथोड रिड्यूस होना है तो AgCl को Ag बनाना पड़ेगा। क्लोरीन के बैलेंस के लिए यहाँ Cl-, फिर चार्ज के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो एज कैथोड जब ये एक्ट करता तो रिएक्टेंट्स क्या क्या है? AgCl और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ प्लेट पे आता है सॉलिड, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्लेट पे आता है और उसको रिएक्ट करना है AgCl के साथ, इसलिए हमें AgCl प्लेट पे ही रखना था। इसीलिए हमने AgCl को वो कोटिंग करके प्लेट पे रखा। क्लियर? अब इसकी जरा नोटेशन भी समझ ले। एज एनोड नोटेशन कैसे लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखना है और लेफ्ट एक्सट्रीम पे क्या आएगा? सॉलिड सिल्वर। और सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में क्या आएगा? जो भी सॉल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में आएगा Cl- एक्वस, और इनके बीच में आएगा AgCl सॉलिड। दो सॉलिड्स अलग अलग फेस होते हैं। टू डिफरेंट सॉलिड्स आर टू डिफरेंट फेजेस, तो इनके बीच भी एक सिंगल वर्टिकल लाइन। और सिमिलरली एज कैथोड ठीक इसका उल्टा हो जाता। तो सॉल्ट ब्रिज Cl- एक्वस, AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड। ओके, नोट करो जल्दी। सर एज कैथोड फिर से बता सकते हो? क्या? एज कैथोड नहीं समझा मुझे। एज कैथोड नहीं समझा सर।
एज कैथोड रिडक्शन होना है तो Ag को +1 स्टेट से 0 स्टेट पे जाना है, तो AgCl रिएक्टेंट हो जाएगा और Ag प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। फिर क्लोरीन बैलेंस के लिए Cl माइनस यहाँ पे, और चार्ज बैलेंस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ओके? यस सर। हाँ बोलो। सर वो जेल AgCl का है ना? जेल तो कोई भी जेल बेस है, उसमें AgCl मिक्स्ड है। अच्छा AgCl का जेल थोड़े बना सकते हो। ओके सर। और सर आप वो रिपीट कर सकते रीजन कि पूरे Ag को नहीं लगाते जेल? अरे पूरे Ag को लगाते हैं तो फिर ये रिएक्शन कैसे कराती बताओ? हाँ सर। ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते ना, फिर अगर पूरे पे ये भर देती है AgCl। यस सर। Cl माइनस सॉल्यूशन के जो आंसर डाले हम तो उसके लिए भी हम लोग को एक सॉल्ट डालना पड़ेगा। NaCl HCl कुछ डाल लेंगे, NaCl रिएक्ट नहीं करेगा वो, तो ऐसा ही डालेंगे कि वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ओके। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा। सर Ag और AgCl के बीच में कॉमा नहीं आएगा, दोनों सेम स्टेट में ही है ना? मैंने स्टेट के बारे में कुछ बोला था खुशी? नहीं सर। फिर स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग, फेज इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट फेज क्या होता है? उतना पार्ट जिसमें डेंसिटी सेम रहे। दो सॉलिड्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो एवरी डिफरेंट सॉलिड इज अ डिफरेंट फेज। ओके ओके। 10 gases you take, mix them together. 10 gases के मिक्सचर में हर जगह डेंसिटी सेम है, तो 10 gases का मिक्सचर इज 1 फेज, बट 10 solids का मिक्सचर इज 10 फेज। ओके? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। चलिए, और फोर्थ टाइप का हाफ सेल डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ टाइप का हाफ सेल है रेडॉक्स हाफ सेल। देखो, पहले तीनों हाफ सेल्स में हम लोगों ने क्या डिस्कशन देखा है? पहले तीनों हाफ सेल्स में जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट इन्वॉल्व है, मतलब एलिमेंट की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वॉल्व है, और दूसरी कोई एक, करेक्ट? लेकिन हम लोग ऐसे हाफ सेल्स भी बना सकते हैं जब एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन्वॉल्व हो। जैसे आयरन का एक हाफ सेल बनाते हैं जिसमें हमारा रिएक्शन फेरस और फेरिक आयंस के बीच हो, करेक्ट? तो ये हाफ सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में ही दो लेंगे, Fe2+ आयंस और Fe3+ आयंस, करेक्ट? मतलब एज कैथोड हम इसमें क्या रिएक्शन चाहते हैं कि Fe3+ रिड्यूस होके Fe2+ बन जाए, करेक्ट? और एज एनोड इसमें क्या रिएक्शन चाहते हैं? Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe3+ बन जाए, करेक्ट? लेकिन Fe2+ Fe3+ तो हम सॉल्यूशन में ले लेंगे, वो तो काम हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्शन और फ्लो के लिए प्लेट तो कोई लेनी पड़ेगी सॉलिड की, और यहाँ पे आयरन की प्लेट नहीं ले सकते, क्योंकि आयरन की प्लेट ले ली
तो ये मेटल आयन हाफ मेटल साइड, आयन। तो आयरन Fe2 Fe से Fe2 प्लस बनने लग जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. We cannot take a iron plate here. We will have to take a plate of some inert metal. So the two choices Platinum, here are platinum or Ag. ग्रेफाइट। प्लैटिनम और ग्रेफाइट ये दो चॉइसेस रहेगी, ठीक है? एजी की प्लेट नहीं ले सकते हो, एजी तो एक्टिव मेटल है, Yes. ठीक है, मतलब कम है लेकिन एजी इज स्टिल एक्टिव है, बट ये दोनों आर ऑलमोस्ट इनएक्टिव। तो अगेन दो नहीं, इनमें से कोई एक, या तो प्लैटिनम की ले लो या ग्रेफाइट। गोल्ड। सिल्वर गोल्ड नहीं लेंगे, ओके? अच्छा, नोटेशन कैसे होगी इसमें देखो, एज कैथोड सॉल्ट ब्रिज के राइट में लिखोगे और एक्सट्रीम पे क्या लिखोगे, सॉलिड प्लैटिनम लेट्स से, और फिर यहाँ Fe3 प्लस एक्वस कॉमा Fe2 प्लस एक्वस, ये सेम फेस पे है। और सिमिलरली एज एनोड क्लियर है नोटेशन सबको? Yes, sir. नोट कर लिया? 2 minutes. 1 second, sir. Yes, sir. Done, sir. चलो बुकलेट निकालते हैं। इसमें Fe2 प्लस और Fe3 प्लस की पोजीशन चेंज हो सकती है। इसमें हाँ, अंदर की इनकी पोजीशन से मतलब कोई मैटर नहीं है। तो प्रीवियस वाले में एक डाउट है बोलो। सर, एजी सॉलिड और AgCl को एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? क्या? डायग्राम में जो आपने वो नोटेशन लिखा है उसमें Ag सॉलिड और AgCl को एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेट तो एजी की है ना। एक्सट्रीम पे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड, जिस चीज की प्लेट है। अच्छा, हाँ सर, समझा। AgCl की प्लेट नहीं है, वो तो जेल कोटिंग में है, ठीक है? हाँ सर। चलो बुकलेट निकालते हैं। ये पहले तेरा नोटेशन लिखना ढंग से सीख ले, प्रैक्टिस कर ले। FBS प्रॉब्लम 1 and 2, क्विकली राइट देयर नोटेशंस एंड सर रिएक्शन। आप वो इनर्ट मेटल का बस रीजन एक बार रिपीट कर सकते हो? अरे भाई, इनर्ट मेटल नहीं लोगे तो मेटल खुद नहीं रिएक्शन में परेशान करने लग जाएगा। तुम्हें तो रिएक्शन बस इन दोनों के बीच चाहिए ना। हाँ सर। एक्टिव मेटल ले लिया, सोडियम जिंक कुछ, तो वो अपने आयंस बनाने लग जाएंगे, फिर आयरन से कहाँ रिएक्शन करा पाओगे, ठीक है? यस। FBS फर्स्ट एंड सेकेंड। मॉड्यूल 4 है ना? चलो जल्दी से लिखो चारों के। फर्स्ट और सेकंड दोनों में 4-4 पार्ट है।
एक में रिएक्शन से नोटेशन लिखना, एक में नोटेशन से रिएक्शन। टेक फोटो में।
बोलो। सर आप लेक्चर के एंड में क्यूआर कोड दोगे? हाँ चलो देखते हैं। सो फोर्स में ए और भी आ गया, सी और डी में डाउट आ रहा है। चलो करते हैं, सारे ही करते हैं। फर्स्ट का ए क्या सर, है? रिएक्शन random. क्या है? हाफ सेल रिएक्शंस लिखने हैं। तो फर्स्ट ए कैथोड एनोड। कैथोड का हाफ सेल रिएक्शन Fe3 प्लस Fe3 plus electron. Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe2 प्लस। और एनोड का हो गया Ti3 प्लस goes to Ti4 plus and इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ए चेक कर लो, सबने यही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। फर्स्ट बी कैथोड हाफ रिएक्शन जिंक का है। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. एनोड लेड का इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला। हाँ सर। Yes, sir. थर्ड कैथोड है हाइड्रोजन। सर ये रिडॉक्स वाला है ना, कौन सा? ये कैथोड पे जो हो रहा है। कैथोड पे रिडॉक्स क्यों है? कैथोड पे तो गैस आए। सॉरी, ये सी वाला रिडॉक्स वाला एग्जांपल है ना। सी का नहीं, रिडॉक्स का है अभी। इसमें रिडॉक्स का है बेटा। ए में रिडॉक्स है ना, ए में रिडॉक्स। ए में है रिडॉक्स वाले सैंपल्स। यस, अंडरस्टैंड। ये हो गए पार्ट सी के आंसर्स। चेक कर लो, ठीक है। सर आप बी का एनोड सिखा सकते हैं वापस? क्या? बी का एनोड रिएक्शन। बी का एनोड? यस भाई बी के एनोड में लेड की आपको दो स्टेट्स दी थी, पीबी और PbSO4। ये 0 है, ये +2 है। करेक्ट। यस सर। एनोड पे है तो ये ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। यस सर। मतलब ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। अच्छा ओके सर। समझ गए? यस सर, थैंक यू। और डी वाला, डी में कैथोड सिल्वर का है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। तो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag प्लस Cl माइनस। एनोड क्लोरिनॉन का ऑक्सीडेशन, तो QH2 goes to Q plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सर सी वाला बताना है। कौन सा? सी वाला। सी वाला? हाँ सर। सी वाले में क्या दिक्कत हुई? देखो किस पार्ट में दिक्कत है सी में, बताओ। अच्छा सर, वो मेरे को HgCl वाला नहीं समझ रहा था। अभी समझाया कि समझाए फिर से? समझ गया, समझ। डी का एनोड। देखो यार, तुम लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। डी के एनोड में क्या क्या लिखा है? प्लैटिनम,
ये तो प्लेट का, इसको तो वैसे रिएक्शन में आना नहीं है। और क्या क्या लिखा है, QH2 QH+। अब इसमें Q की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, H की क्या है +1, यहाँ H की क्या है +1, Q की -2। तो H तो हो गया स्पेक्टेटर, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है Q की। Yes, और sir. ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखा गई चीजें, मतलब इसमें होना है ऑक्सीडेशन। तो जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिएक्टेंट साइड लिख लो, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको प्रोडक्ट साइड लिख लो। अब स्पेक्टेटर बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ 2H+ लगा लो। अब चार्ज बैलेंस कर लो, उधर 0 चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्लियर? Yes, sir. चलिए, सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड और एनोड में इक्वल होने चाहिए। नहीं, वो तो जब ओवरऑल लिखोगे तब इक्वल करके ऐड करोगे। हाफ रिएक्शंस लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि इक्वल करो, लेकिन जब इनको ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, तब इलेक्ट्रॉन बराबर करना जरूरी है। ठीक है? ओके सर। सेकंड वाला हो गया। यस सर। चलो सेकंड के मैं आंसर्स लिख रहा हूं, चेक कर लो। लिखना हो गया था। सर लिखना हो गया था। क्या? सर लिखना हो गया था, लिखना लिखना बचा है। सॉरी छठवीं सर 6 स्लाइड से। सर नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड के आंसर्स देखो। सही है? यस सर। सर उधर भी रॉड मेंशन नहीं करना पड़ता, क्या? उधर भी रॉड नहीं लिखना पड़ता क्या लिखना नहीं पड़ता? सर। रॉड कौन सी रॉड? सर वो प्लैटिनम बोला सर। प्लैटिनम क्यों Plate. यूज करोगे कॉपर के लिए भाई? कॉपर का तो मेटल आयन है ना। अच्छा हाँ सॉरी सर।
ओके, तो यहाँ एनोड है आयरन, टू बी, सही है। Yes, sir. Yes, sir. सर आप सी वाला समझा सकते हो? सर सी वाला पार्शियल है क्या? सर सी वाले में Cl माइनस के बाद आपने सिंगल लाइन बनाया था। सी वाले में सॉल्ट ब्रिज नहीं डाला। सी वाले में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर हमें कैसे रिएक्शन से सी वाला नहीं क्लियर है क्या? नहीं सर समझ नहीं रहा सी वाला। समझ में नहीं आया है? नोट कर लो फिर समझाते हैं। सी वाला थोड़ा ट्रिकी था, ट्रैप हो सकते हो उस पर। नोट कर लिया? 1 मिनट। 1 सेकंड। देखो सी वाले में रिएक्शन हमें क्या दिया था? जिंक सॉलिड प्लस 2 AgCl सॉलिड gives 2 Ag solid plus ZnCl2 aqueous। अब यहां से ये तो क्लियर होना चाहिए आपको कि ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही है और रिडक्शन सिल्वर की हो रही है। जिंक के लिए हमें बनाना है उसका मेटल आयन हाफ सेल। तो जिंक का मेटल आयन हाफ सेल कैसे बनाएंगे? जिंक की प्लेट ली और Zn2 प्लस का सॉल्यूशन, ठीक है। ये Zn2 प्लस का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? जिंक का कोई सॉल्ट डाल के। अब इस प्रॉब्लम से जो रिएक्शन आपको दिया है उसमें जिंक का कौन सा सॉल्ट यूज किया जा रहा है? ये वाला ZnCl2। मतलब ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने पानी में ZnCl2 डाला है, ठीक है। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर का। और सिल्वर का कौन सा सॉल्ट इन्वॉल्व है? AgCl, which is a insoluble salt। करेक्ट, जेल वाला काम करना पड़ेगा ना यहाँ तो ये हमने सिल्वर की प्लेट ली है, इस पे जेल कोटिंग है जिसमें AgCl होगा। और सोल्यूशन किसका लेते हैं इस केस में? Cl- एनायन कौन है? या क्लोरीन।
तो यहाँ हमें Cl माइनस का एक सोल्यूशन बनाना है। अब Cl माइनस का कौन सा सॉल्ट इस रिएक्शन में दिख रहा है? Cl2। AgCl तो है ही नहीं, इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो, सॉल्युबल सॉल्ट तो यही दिख रहा है। तो इस बीकर में मैंने Cl माइनस का सोल्यूशन कैसे बनाया है? इसमें ZnCl2 डिसॉल्व करके। अब जब दोनों बीकर में मुझे पानी में ZnCl2 ही डिसॉल्व करना है तो मैं दो बीकर लूंगा ही क्यों? What is the utility of taking both the beakers? Both sides I am making solution by dissolving ZnCl2 in water. तो इससे तो अच्छा है ना कि एक ही बीकर ले लिया जाए। Yes, sir. Yes, sir. No need of salt bridge. दो बीकर क्यों लेते थे? कॉपर आयन व जिंक प्लेट के पास ना पहुंच जाए, करेक्ट? यहाँ तो सिल्वर आयन है ही नहीं ना सोल्यूशन में। सिल्वर आयन तो सॉलिड की तरह प्लेट पे, वो पहुंच ही नहीं सकता है वहां। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे? The moment we get this clarity, तो हम इस सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ZnCl2 को पानी में यहीं पे डिसॉल्व करेंगे और इधर जिंक की प्लेट, इधर सिल्वर की प्लेट, AgCl की कोटेड और सीधे वायर से कनेक्ट। कुछ नहीं, सॉल्ट ब्रिज चाहिए, कोई पोरस पार्टीशन नहीं चाहिए, बन गया गैल्वेनिक सेल, करेक्ट? Yes, sir. तो नोटेशन समझ में आया पिछला वाला क्यों लिखा गया ऐसा? बट यही प्रॉब्लम अगर तुम्हें ऐसे लिख के देते, देखो ध्यान दो, जिंक सॉलिड प्लस 2 AgCl सॉलिड gives 2 Ag solid plus Zn2 plus aqueous plus 2 Cl minus aqueous। अब तुम्हें इनको अलग अलग बीकर में लेना पड़ेगा क्योंकि अब Zn2 प्लस किस सॉल्ट से आ रहा है वो प्रॉब्लम ने स्पेसिफाई नहीं किया और Cl माइनस किस सॉल्ट से आ रहा है वो स्पेसिफाई नहीं किया, करेक्ट? तो इस केस में हम नोटेशन इसका लिखेंगे Zn2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज Cl माइनस एक्वस AgCl सॉलिड Ag सॉलिड। इस तरीके से लिखा तो हमसे कह दिया कि Zn और Cl माइनस दोनों सेम सॉल्ट ZnCl2 से आ रहे हैं, तो therefore we don't need to make two different solutions, okay? अच्छा, और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के लिए सुन लो, जब भी ये नोटेशंस लिखते हो और डिटेल के लिए, इफ यू वांट, ये जो आयंस जब लिखते हो ना, इन आयंस के साथ इनकी मोलैरिटी भी लिख सकते हो कि व्हाट इज देयर मोलैरिटी, करेक्ट? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो हमें उन्हीं की यूज पढ़ना है। इफ यू वांट ए सॉल्ट ब्रिज की जो दो लाइनें होती है, इन दो लाइनों के बीच तुम जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट यूज हो रहा है वो लिख सकते हो। वो जनरली लिखते नहीं है क्योंकि उसका हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई यूज आता नहीं है, ठीक है? But if you want, you can write the salt being used in salt bridge between those two vertical lines. Okay? सर लास्ट स्लाइड और बता सकते हैं शॉर्ट में? कर सकते चलो आगे अब मूव करते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कोई भी अगर टिपिकल हाफ सेल ले, सपोज मेटल आयन का ही एक ले ले, इस टाइप का हाफ सेल लिया,
एक मेटल एम की प्लेट या किसी भी एलिमेंट की प्लेट हमने उसके कैटायंस के सॉल्यूशन में डिप कर दी, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग करेंगे, प्लेट को डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, इमीडिएटली इस डिवाइस या इस सेटअप में दो रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। क्या क्या होंगे? पहला रिएक्शन होगा मेटल एम के एटम्स उसके आयंस बनाने लग जाएंगे। प्लेट से जो एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेट पे छोड़ के आयन बन के सोल्यूशन में जाने लग जाएंगे, ठीक है। लेके वो एटम बन जाएंगे। तो जैसे ही हम ये डिवाइस सेटअप करेंगे, जैसे ही ये डिवाइस सेटअप करेंगे, इमीडिएटली ये दोनों रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये दोनों रिएक्शन स्टार्ट हो गए, ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शंस हैं, तो क्या होगा? वेरी क्विकली this equilibrium will be established. Correct? तो मेटल के एटम्स और आयंस के बीच एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में फेवर्ड होगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? सर कोई भी नहीं लेफ्ट की राइट? फॉरवर्ड। सर, फॉरवर्ड। क्यों? उधर एक्वियस है और पहले सॉलिड। भाई देखो, ये कितना फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ये सब चीजें डिसाइड होंगे इस एलिमेंट एम की आइडेंटिटी पे, इसकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन में। ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, करेक्ट? So we can say this equilibrium may be favored in forward or backward direction depending on, किस पे डिपेंड करेगा? आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट एम। तो वो एम है क्या, उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा कि ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में फेवर्ड है और कितना फेवर्ड है। ये हम लोग की पहली क्लास का भी डिस्कशन था कि जिंक और कॉपर दोनों में रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर्ड है, दोनों कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन जिंक में ज्यादा फेवर्ड है। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, सपोज एक मिनट, कितना नोट हो गया? नहीं सर करना है। करो जल्दी।
हो गया? Yes, sir. तो हो सकता है ये फॉरवर्ड फेवर्ड हो सकता है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में फेवर्ड हो। मान लो सपोज एक एलिमेंट है जिसके लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंड तक प्रोसीड करेगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड। ऐसी सिचुएशन है, मतलब ज्यादा एटम्स आयंस बना रहे, करेक्ट, इन नेट। अब अगर नेट में ज्यादा एटम्स आयंस बना रहे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन प्लेट पे छोड़ के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्लेट पे छोड़ के जाएंगे तो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो आयन सोल्यूशन में चले गए तो सोल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट अगर मान लो किसी एलिमेंट के लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होता, मतलब क्या सिचुएशन है, कुछ ऐसी बात हो रही होती, करेक्ट, ज्यादा आयंस एटम्स बना रहे होते। अब ज्यादा आयंस एटम बनाएंगे, कैटायन सोल्यूशन छोड़ के जाएंगे तो सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैटायंस प्लेट का इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में फेवर्ड हो, क्या लिख सकते हैं, इन विचएवर डायरेक्शन the reaction is favored, we will observe two layers of opposite charges being developed. One on the plate और जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, अदर in the solution, which we call as electrolyte. तो दो ऑपोजिट चार्जेस की लेयर्स डेवलप हो जाएंगी और जिनके बीच कुछ डिस्टेंस है, और जब भी चार्जेस सेपरेटेड हो विथ सम डिस्टेंस, वी नो अ पोटेंशियल इज डेवलप्ड, करेक्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस between these two layers of charges is called as electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, ये जो दो लेयर्स बनेंगी चार्जेस की, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं।
सर एक बार इसके पहले वाला पेज दिखाओ। ये वाला हाँ सर। सोल्यूशन में जो चार्ज होगा वो तो पूरे सोल्यूशन तो कहीं मीडियम लेयर पे ही मानेंगे ना। Sir, can you please show the next slide? ये हो गया। No, एक sir. मिनट सर। Yeah. डन। 2 मिनट। तो अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस से मेजर करते हैं? वोल्टमीटर। Voltmeter. So now suppose I want to measure this potential difference and I take a voltmeter. अब वोल्टमीटर को एक वायर से इस प्लेट से कनेक्ट करना पड़ेगा और एक वायर वोल्टमीटर से सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, करेक्ट? अब अगर इस तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करें हम लोग तो कुछ वायर यूज करने पड़ेंगे, वायर से ही तो करेंगे ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और वायर भी किसी मेटल का बना होगा और वो मेटल जैसे ही इस पानी में डालोगे वो मेटल अपना एक इस तरह का इक्विलिब्रियम और बनाने लग जाएगा। तो तुम्हें जो वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगी वो एक्चुअली इस डबल लेयर और उस मेटल वायर के डबल लेयर की रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। तुम्हें केवल इस मेटल की या इस एलिमेंट के डबल लेयर का वोल्टेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये आगे लिखते हैं, however we cannot measure the absolute value of electrode potential because the wires used for electrical connection will make a double layer of their own। तो जो वायर्स हम लोग यूज करेंगे उनकी खुद की एक डबल लेयर बन जाएगी और इसलिए हम लोग केवल उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मेजर कर पाएंगे। प्लैटिनम वायर यूज किए तो क्या प्लैटिनम वायर करा तो भी प्लैटिनम इनर्ट है, इनर्ट का मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो अपने आयंस के साथ तो इक्विलिब्रियम बनाएगा ही। ओके hence electrode potentials are always measured with respect to a
रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो डिफाइन करेंगे और उस जीरो के रिस्पेक्ट में उससे कितना कम उससे कितना ज्यादा डिफरेंस ही मेजर कर पाएंगे, कभी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिस्कशन नहीं करते हैं। और क्या है सर वो एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रॉब्लम क्या था, वापस बता सकते हैं, मुझे नहीं समझा। एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रॉब्लम ये था कि ये मेटल, ये एलिमेंट एम था जिसकी ये डबल लेयर थी, करेक्ट, ये वाली डबल लेयर। ओके, सर डबल दो चार्जेस की लेयर यार, हाँ। ठीक है, एक ये डबल लेयर थी एलिमेंट एम की, तुमने इसको मेजर करने के लिए किसी मेटल का वायर यूज किया वोल्ट मीटर लगाने के लिए। वो जो मेटल मान लो M2 है, उसको भी पानी में डालोगे तो उसकी भी तो इस तरह की डबल लेयर्स बनेगी। अच्छा ओके ओके। तो तुम्हें उन दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट वहां मिलने वाला है, ठीक है। हाँ सर। और क्या रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। The reference selected is standard hydrogen electrode, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो सीख लेते हैं। एक मिनट पीछे जा सकते हैं। लास्ट पेज बाकी तो सर इसके एक बार पहले वाले पेज पे भी जाना ना। हाँ सर डन। डन सर। हो गया? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? H+ आयंस का सॉल्यूशन लेंगे in which molarity of H+ ion should be 1 molar. Okay. Platinum plate in which hydrogen gas is absorbed at a pressure of 1 atm and temperature 298 Kelvin. तो इन कंडीशंस पे इस हाफ सेल को वी कॉल एज
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? Yes, sir. और इस हाफ सेल के लिए हम लोग इसका रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को 0 डिफाइन करते हैं। तो वी असाइन अ वैल्यू दैट हाइड्रोजन हैज 0 volt oxidation potential and 0 volt reduction potential। ठीक है? मतलब हाइड्रोजन में इन दो लेयर्स पे चार्ज का डिफरेंस हम 0 मान रहे हैं। इस केस में भी 0, इस केस में भी 0। मतलब ऑक्सीडाइज होना या रिड्यूस होना किसी केस में उसकी टेंडेंसी 0 वोल्ट की है। करेक्ट? एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम मान रहे हैं, हम उसको 0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है? सर क्या ये क्लोज टू 0 है? नहीं, हम बाकी सबका बस ये मेजर करेंगे कि वो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है कितना कम है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारे पास कभी किसी की नहीं मिल सकती है। ठीक है? चले आगे। अच्छा, इसको लिखने का भी अपना तरीका देख लो। इसको कैसे लिखते हैं? अब वोल्टेजेस को डिनोट करेंगे सिंबल ई से। और अगर जो ई मतलब ईएमएफ मेजर कर रहे हैं हम लोग, वो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर हो रहा है, तो ऊपर लगा देंगे नॉट। तो ई नॉट मीन्स ऑल स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब रिडक्शन वोल्टेज है या ऑक्सीडेशन वोल्टेज है, वो हम कैसे बताते हैं? वो हम बताते हैं सबस्क्रिप्ट से। सबस्क्रिप्ट में या तो ऐसे लिख देंगे SRP। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। करेक्ट? एक तरीका तो बताने का ये होता है, और एक तरीका क्या होता है, वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, सिंबल में लिख देंगे। सिंबल में मतलब ऐसे लिख देंगे ई नॉट, और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे H+ सिंगल लाइन H2 सिंगल लाइन PT। अब अगर अभी तुम याद करो, आज क्लास की स्टार्टिंग में ही किया था, ये नोटेशन कैथोड का है, मतलब ये नोटेशन रिडक्शन का है। मतलब ये जो वोल्टेज हम दे रहे हैं जैसे रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए रिडक्शन वोल्टेज क्या होती है? 0 वोल्ट। या सिमिलरली ऑक्सीडेशन की भी बात करें तो ई नॉट SOP या ई नॉट PT H2H+ is also 0 volt। सर एस क्या है? सर क्या? एस स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हाँ, पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन। कर लिया नोट? नहीं Yes, sir. सर एक सेकंड। यस सर। यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर होगी।
तो अब अगर किसी भी हाफ सेल का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या क्या कंडीशंस हो गई? पहले तो इट विल बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा molarity of all the ions involved should be 1 molar, partial pressure of all the gases involved should be 1 atm, temperature should be 298 Kelvin। तो इन कंडीशंस में अगर हम लोग किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मान लो हमारे पास कोई एक अननोन हाफ सेल है, करेक्ट? एक कोई हाफ सेल है जिसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके गैल्वेनिक सेल बनाएंगे। तो एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज से। ये कनेक्ट करने के बाद हम इस गैल्वेनिक सेल में देखेंगे कि वोल्टेज कितना आ रहा है और करंट कितना आ रहा है। मान लो ये कनेक्शन करने के बाद हमें मिला कि इस गैल्वेनिक सेल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और वोल्ट मीटर लगा के सपोज हमने वोल्टेज मेजर किया। वोल्ट मीटर से हमें पता चला कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नाउ इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो होता था? कैथोड टू एनोड। अब यहाँ पे करंट इस हाफ सेल से यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब दिस हाफ सेल इज एक्टिंग एज कैथोड Yes, sir. and this half cell is acting as anode। किसी भी गैल्वेनिक सेल में कैथोड की तरह कौन एक्ट करेगा? जिसका रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा हो, रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा हो। अब अगर ये हाफ सेल कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, करेक्ट? और कितनी ज्यादा है? 5 वोल्ट। हाइड्रोजन की खुद की रिडक्शन की टेंडेंसी क्या थी? 0। तो मतलब इस हाफ सेल का ई डॉट SRP मैं क्या कह सकता हूं? इस +5 वोल्ट। या किसी भी गैल्वेनिक सेल में एनोड की तरह कौन एक्ट करता है? Sir, जिसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज कम होएगा। जिसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज ज्यादा हो। Yes, sir. ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वोल्टेज इस हाफ सेल से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 वोल्ट। हाइड्रोजन का खुद का ऑक्सीडेशन वोल्टेज कितना है? 0। मतलब इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? -5 वोल्ट। तो इससे एक और बहुत अच्छा कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि किसी भी हाफ सेल के लिए E dot SOP will always be negative of its E dot SRP। Clear? और अगर स्टैंडर्ड के साथ कर रहे तो ही, क्या मतलब किसी के साथ कर रहे तो भी आ रहे? क्या
सर अगर हम लोग स्टैंडर्ड के साथ कर रहे तो भी आएगा कि किसी और के साथ करेंगे तो भी आएगा? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। स्टैंडर्ड के साथ करेंगे तो ही आएगा मतलब? तो मतलब SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोड तो SHE के रिस्पेक्ट में तुम पोटेंशियल डिफाइन करते हो, रेफरेंस थोड़ी ना बदलोगे। अच्छा यस सर। डन सर। हाँ सर। हो गया? यस सर। चलो गैल्वेनिक सेल्स का बीएमएफ निकालना और थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स रिलेटेड टू दैट वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस यस सर। पूरा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर का, जितना कंसेप्चुअल थ्योरी पार्ट था वो हो गया, ठीक है? सर, हाँ, will you be sharing the recording? विच रिकॉर्डिंग? सर इस लेक्चर की। किस बैच से हो तुम? ब्रांच या बैच? ब्रांच पुणे। पुणे। तो तुम लोग को रिकॉर्डिंग यू शुड कांटेक्ट नीरज सर, सब सेंटर Okay. हेड्स को आ रही है रिकॉर्डिंग। ओके ओके सर। लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग भेजा था ना? रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेंटर हेड्स को आ रही है और डिजिटल पेज पे तो वैसे ही सब अपलोडेड है। यू तो कैन मैंने गो। सेंटर कोऑर्डिनेटर से पूछा था, उन्होंने भेजा नहीं अभी तक। उन्होंने बोला ईमेल करने, वो भी किया था पर नहीं आया। डिजिटल पेज पे तो अपलोड हो ही रही है ना रिकॉर्डिंग। नहीं सर वो पहले तो डिजिटल पेज पे लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है। एक बार चेक करो क्योंकि बाकी बैच वाले तो बता रहे हैं वहां पे। ओके नहीं होगी तो आई विल आस्क योर सेंटर हेड्स टू गेट इट फ्रॉम अ सेंटर। ओके ओके सर। यस सर। सर अपना रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओला बैच का माइक कितना खराब क्यों है तो पूछो जरा लोग सर से। उनको आवाज जाती भी नहीं, उनकी आती भी नहीं। ले लिया QR कोड? ले लिया सबने? हाँ सर, मिल गया। यस।